मुख्तार अंसारी एक ऐसा नाम जिसने अपने बाहुबल और सत्ता के दुरुपयोग से कानून का मजाक बनाया और हालात ऐसे थे कि 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज होने के बावजूद मुख्तार अंसारी को अब तक सिर्फ 4 मामलों में सजा हो पाई है। हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जिनके ऊपर मुख्तार अंसारी ने हमला किया था, लेकिन उन्होंने मुख्तार अंसारी पर केस दर्ज कराया, गैंगस्टर एक्ट लिखवाया और उसी गैंगस्टर एक्ट में बीते दिसंबर महीने में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई थी। हमारे साथ बात करने के लिए उदय शंकर जायसवाल जी हैं। सर, यूपी तक से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये क्या घटना थी? कहां पे मुख्तार अंसारी से आपकी मुठभेड़ हुई? किस तरीके से हुई? क्या हुए थे हालात? ये 27/2/1996 की घटना है। वहाँ पर डिग्री कॉलेज में इलेक्शन चल रहा था, तो एसपी की तरफ से न्यूज़ फ्लैश हुआ कि कुछ गाड़ियाँ हैं, अम्बेसडर गाड़ी है और तमाम गाड़ियाँ हैं, वो संदिग्ध लग रही हैं, उनको चेकिंग किया जाए। तो चूँकि इलेक्शन चल रहा था, चेकिंग बहुत ज़रूरी था, तो मैं अपना फोर्स लेकर के, और लंका चौकी पड़ता है वहीं पर बस स्टैंड भी है, तो वहाँ मैं अपना कुर्सी लगा के बैठ गया और हमारी गाड़ी जो है थोड़ा सा गड़बड़ था, उसको हवा डलवाने के लिए ड्राइवर ले चला गया था। और वहाँ पर इंस्पेक्टर थे, चौकी इंचार्ज वगैरह थे, सब वहाँ पर मौजूद थे, चेकिंग कर रहे थे, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट वही था चेकिंग का। तो उसी दौरान जो है 2 गाड़ियाँ, करीब 4-5 गाड़ियाँ काफ़ी साथ आई, तो उनको रोकने का प्रयास किया गया। तो एक में जो है मुख्तार अंसारी बैठे थे, तो उनको जो इंस्पेक्टर ने चेक करने का प्रयास किया, तो वो गाली देते हुए भागा कि किस माई के लाल कीमत है कि जो है कि मुख्तार अंसारी गाड़ी चेक करेगा। ये मुख्तार अंसारी ने कहा? जी हाँ। अच्छा। तो इंस्पेक्टर ने मुझे पहले बताया, साहब इसमें जो AK-47 आप सब बच के रहिए, नहीं तब गोली चल जाएगी। तो उधर तब तक जो है वहां से गोली चल चुकी थी, तो मैं जो है अपने को बचा करके मुख्तार अंसारी ने गोली चला दी थी आप? बिल्कुल गोली चला दिया था उसने, और जब गोली चलाया तो हम भी अलर्ट होकर अपना जो गोली हमने चलाया। और उसमें सौभाग्य था कि इन दोनों गाड़ियों के बीच में, मतलब 2 गाड़ियां मुख्तार के काफिले की, गाड़ियां मुख्तार की गाड़ियां थी, तो उसके बीच में एक ट्रैक्टर आ गया, जिसके कारण हम लोग बचे। तो क्रॉस फायरिंग में जो है एक को गोली लगी, और हमने मैंने जो है इंस्पेक्टर को मना कि कोई गोली नहीं चलाएगा, क्योंकि पब्लिक है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है, बस स्टैंड है, तो यहाँ पर कोई भी किसी को भी गोली लग सकती है। तो हमने जो है इनके टायर को एम करके गोली चलाई, ताकि हम जो है इनके टायर को पंचर करके और इनको गिरफ्तार कर लें। इसके बाद ये जो है जब टायर को मैंने बस्ट किया, पंचर किया, तो ये गाड़ी लेकर के आगे भागा। पंचर गाड़ी? हाँ, पंचर गाड़ी को लेकर के, 3 पहिए की, मतलब पंचर, हाँ बहुत चल सकती, कोई दिक्कत है नहीं, लेकर भागा। और उसके बाद फिर जो आधे पौन घंटे बाद जो है ये डीएम के यहाँ अपीयर हो गए। मुख्तार अंसारी आप लोगों पे गोली चलाने के बाद? गोली चलाने के बाद जो है भाग करके गया, अपनी गाड़ी छिपाया, अपने असलहे छिपाया, और उसको जा करके वो जो है डीएम के बंगले पर, मामराज सिंह साहब डीएम थे उसमें, उनके बंगले पहुंच गया कि साहब वहाँ जो है गोली चल गई है। तो मामराज सिंह साहब ने बताया, था हमने इंस्पेक्टर भी हमको जाके वहाँ से ले आइए इनको, जो भी है अपना बात की जाएगी। जो आदमी घायल हुआ था वो बाद में पता चला कि उसका नाम साहब सिंह यादव है, और वो जो है जेल का सिपाही निकला। तो वो मुख्तार की गाड़ी में था? हाँ, उसमें कूदा कोई। अच्छा। तो उसमें जब ये जेल भी पास में ही है, बस स्टैंड और उसके पहले जेल है। तो जब उसको लगा, तब मैं जब उसको घायल को पहुंचाया गया अस्पताल, जब अस्पताल में पहुंचा तो हमारा दीवान पुराना था। उसने कहा, साहब ऐसा है सर, आप चलिए यहाँ से, यहाँ नहीं फिर मुठभेड़ हो जाए, फिर गोली चलेगी, क्योंकि ये उसी के आदमी है, जेल के सिपाही है। तब मैं वहाँ से हटा, और नहीं तो फिर वहाँ पे क्रॉस फायरिंग होती तो मतलब पुलिस के लोग भी मारे जाते हैं। उसमें बंदी, मतलब जेल का बंदी रक्षक, मतलब जेल का सिपाही मुख्तार की गाड़ी में कर रहा था? क्या सिस्टम था मुख्तार का? ये कैसे? जो राइफल मिली थी वो कैसी थी? जो हम लोगों को बाद में नॉलेज हुआ कि साहब जेल के सिपाहियों को ये जो है क्या कहते हैं, भैंस दिला दिया, गाय दिला दिया, उनके नाम से लाइसेंस बनवा दिया, उनको राइफल दिला दिया। तो उनकी ड्यूटी 8 घंटे 10 घंटे की होती है, उसके बाद अपना जो है कभी किसी के साथ घूमे, कोई मनाही नहीं, राइफल चूंकि उनकी लाइसेंसी है तो लेके चल सकते। ये सिस्टम इसने बना रखा था, इसी कारण इसको जेलों में सुविधाएं मिला करती थी। तो जो जेल का सिपाही था वो भी क्या अपनी लाइसेंसी से लेकर के पकड़ा गया था? नहीं, वो उसका वो एक तो उमाशंकर यादव का राइफल था, जो कि किसी और आदमी के पास बरामद हुआ। अच्छा। कई गाड़ियां थी उसमें, अब इतना तो नंबर याद नहीं है हमको,
लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एक गाड़ी जिप्सी बरामद हुई थी वो पहले अतीक अहमद के नाम थी। वही मेरा सवाल था कि ये जो दूसरी गाड़ी थी इसका क्या नंबर था और उसका प्रयागराज से क्या कनेक्शन है? हाँ, ये थी यूपी 70D 4525 जिप्सी थी। तो ये पहले फर्स्ट ओनर थे अतीक अहमद, बाप का नाम के फिरोज अहमद, और ये करबला GT रोड इलाहाबाद का पता था। उस गाड़ी को इन्होंने बेचा जो है सुरेश चंद्र शुक्ला को, जो कि तेलियरगंज गल्ला मंडी तेलियरगंज के रहने वाले थे। उसके नाम से गाड़ी थी और वो बरामद पकड़ी गई जो है गाजीपुर में। ये वही अतीक अहमद हैं जो माफिया अतीक अहमद? जी हाँ, सेम अतीक अहमद है। पता तो वही है, पता तो वही है, पता वही है, वल्दियत वही है। और ये सुरेश चंद्र शुक्ला, ये जब गाड़ी पकड़ी गई तो उनसे पूछताछ हुई? उनको तलब किया हो गया होगा, बाद में विवेचना में आया होगा कैसे क्या गाड़ी गई कैसे। एक सवाल ये कि आपके इस केस का क्या हुआ जो आपने लिखाया था मुख्तार अंसारी और उसके गुर्गों के ऊपर, उस केस का क्या हुआ? उसमें कितनी परेशानियां हुई और अभी क्या स्टेटस? हाँ, उसमें देखिए बहुत लोगों की हिम्मत नहीं थी कि वहां पर जाके गवाही दें, लेकिन हमारे कुछ सिपाही ने, कुछ लोग तो मतलब रिकॉर्ड में होगा, कुछ लोग जो है गवाही नहीं दिए होंगे, लेकिन मुझे जब बुलाया गया तो मैंने गवाही दिया। उसमें मैंने गवाही दिया और इस सुधाकर पांडे थे कांस्टेबल, उन्होंने गवाही दिया, और लोन गवाही दिया, और रामनाथ ने गवाही दिया होगा। लेकिन बाद में पता चला कि वो पूरी की पूरी फाइल गायब हो गई कोर्ट से, उस केस की, आपके केस की? हमारे केस की। तो फिर जो है दोबारा फिर हमको बुलाया गया कि वो फाइल गायब हो गई, इसमें जो आपको वो जो अपराधी के वकील के पास से जो है वो डुप्लीकेट कॉपी बरामद हुई। तो उस कॉपी को लेकर के हम लोग बरामद किया हुई, तो वो मतलब उन्होंने प्रोड्यूस किया होगा क्योंकि उनको कॉपी लेने का अधिकार भी है। उस कॉपी को देख करके अपने बयान को मैंने दोबारा तस्दीक किया। इसके बावजूद भी वो मुकदमा जो है उसमें इनको बरी कर दिया गया। वो मुकदमा छूट गया जो आपके ऊपर गोली चली? वो मुकदमा छूट गया, बरी हो गया। तो उसके बाद फिर DMSP ने, फिर जो शासकीय अधिवक्ता ने उस पर लेटर बनाया कि साहब ये जो मतलब इनको छोड़ने का जो आदेश है वो गलत है, इसमें हाई कोर्ट में मामला शायद पेंडिंग है। अभी भी वो केस पेंडिंग है? संभवतः अभी तक पेंडिंग है। हाँ, अभी मुझे ज्यादा डिटेल नहीं मालूम है क्योंकि हम लोग अब रिटायर हो गए हैं तो ज्यादा जानकारी होती नहीं है, और जानकारी आप लोग जानकारी करेंगे तो मालूम हो जाए कि उसका क्या हुआ। अभी तक केस। एक चीज ये बताइए कि कृष्णानंद राय हत्याकांड मेन केस बरी, रुंगटा अपहरण हत्याकांड मेन केस बरी, आपके ऊपर पुलिस पार्टी के ऊपर हमला, पुलिस के अधिकारी के ऊपर जानलेवा हमला, फायरिंग, वो केस बरी। ये क्या सिस्टम था? ये उस समय की परिस्थितियां ऐसी थी कि लोग डरते थे गवाही देने से। ठीक है, जैसे हम लोग फिर जो है हमारे अधिकारी आ गए थे दूसरे जो है, तो उन्होंने फिर ये निर्देश किया कि जाकर के हम लोग चेकिंग करें, जो जेल पर जाकर के जो मिलने जा रहे हैं, जो पैसा पहुंचा रहे हैं, उनकी चेकिंग की जाए। तो वो जब चेकिंग करते थे तो उसके बाद इन्होंने लिखा साहब ये हमको मरवा देंगे, ये करेंगे, हम लोग के खिलाफ एप्लीकेशन पढ़ना शुरू हो गया कि साहब ये किसी से मिलने नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे। तो इस तरह की परिस्थितियां थी। फिर भी हम लोग जो है दबंगई से काम करते थे और सफल भी हुए काफी हद तक। पर सत्ता का कितना दखल होता था? इसकी सिफारिश में चिट्ठियां, क्या दबाव आप लोगों के ऊपर? आपको भी गवाही के लिए रोका, इसने फोन करता था ये आपको? ये प्रेम से कहता था कि भैया देखो हमारी इज्जत का सवाल है, वो आप मत आइए। मतलब ये नहीं कि गाली गलौज करे कुछ करे, लेकिन प्रेम से कहता था कि भैया आप जो है इसमें देख लीजिएगा, हमारी इज्जत सवाल, हमको सजा हो जाएगी। तो हमने कहा देखिए हम लोग सरकारी नौकर हैं, हमने जो किया है, आपने जो किया है, उसका बयान तो हमें देना है कोर्ट में। जो हुआ वो तो देंगे, उसके लिए तो हम बाध्य हैं, हम करेंगे। सरकार कोई भी हो तो करेंगे ही। इसके बावजूद भी वो छूट गया। उसके बावजूद वो केस छूट गया। अब तक सिर्फ 4 मुकदमों में मुख्तार अंसारी को सजा हो पाई है। 60 से ज्यादा मुकदमे उसके ऊपर दर्ज हैं, जिनमें से सिर्फ 23 मुकदमे विचाराधीन हैं। एक बड़े संख्या है केसेस की जो छूट गए हैं। क्या लगता है कैसे सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है मुख्तार अंसारी? क्या केसेस को छुड़वाने में ये भी गवाहों का इस्तेमाल, गवाहों को धमकाना, या पुलिस के अंदर ही विवेचना को ट्रांसफर करा लेना, या ये जो है ये सब पैसे का खेल है। पैसा इसके पास बुलाता था, 2-4 लड़के भी वकील बन के खड़े हो जाते थे, हो हल्ला हो कुछ भी हो। दोबारा जब मैं अपना बयान दर्ज कराने गया तो जैसे ही मुझे देखा चौंक गया कि जो है कि मुख्तार चौंक गया कि अरे भैया आप फिर आ गए। तो हमने कहा भैया मुझे तो मजबूरी है, नहीं आऊंगा तो मेरे खिलाफ वारंट हो जाएगा, मुझे जेल भेज देंगे।
मेरी तो मजबूरी है कि मुझे बयान देना है, तो जो सही है वो मैं बयान दूंगा। उसको लगता था आप धमका करके, जो समझा करके आप नहीं आएंगे। धमकियां तो हमारे पास थी, हमारे घर पर भी फोर्स लगी थी, करीब 1 सेक्शन पीएससी लगी थी, फिर उसके बाद गार्ड लगी थी, हमारी दीवार ऊंची कराई गई, जो है बाउंड्री ऊंची कराई गई। हम लोग सीधे तो मिलते नहीं थे इससे, जैसे मान लो कभी कोई मान लो आ भी गया तो हम मेन गेट से सीधे नहीं आते थे, चपरासी बेच दिखवा लेते थे, फिर हम बैक डोर से घूम करके बाहर आते थे, ताकि ये कभी कोई वारदात कर सकता है, ये शातिर आदमी था। इसने तो हरिशंकर की हत्या जो है वो उसके क्या कहते हैं बाउंड्री में छेद करके मार दिया, तो बेचारा मर गया था हरिशंकर। इसको आप स्टडी करिएगा तो वो भी मालूम हो जाए कहानी। बहुत ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन याद है। एक चीज बताइए कि आपने मुख्तार अंसारी को भी मतलब इतना इन्वेस्टिगेट किया, उसको इंट्रोगेट भी किया, आपके हिसाब से अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, इन दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन है? मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी। अतीक का तो एक बार भरोसा कर लोगे, इसका भरोसा नहीं कर सकते आप, कभी भी नहीं करना चाहिए, और किसी को भी नहीं करना चाहिए। इतने सालों से जेल में है, अभी भी इसका सिस्टम काम कर रहा होगा? आप देखिए जजमेंट के बाद भी वो क्या कहते हैं शेर व शायरी कर रहा है, तो कहाँ ऐठन कहाँ गई? एक आदमी अगर मान लीजिए कि चलो ठीक अपराध किया, राजनीति में आ गया, तो सीधे शरीफ बन करके भी राजनीति कर सकता है, लेकिन जिसके माइंड में फितूर है वो कहाँ से इस चीज को जो है छोड़ देगा? मुख्तार अंसारी खतरनाक अभी भी खतरनाक है। और मुख्तार अंसारी ज्यादा खतरनाक तो जो उसका बड़ा भाई है, जिसके संरक्षण में पलता रहा है। उनको सजा हो जाने से आप समझिए कि इनकी एक कमर टूटेगी भी, नहीं तो वो तो पूरा बैकिंग वही करते थे। एमपी थे, एमएलए रह चुके हैं, ये भी एमएलए रह चुके हैं। तमाम चीजें ऐसी हैं जो कि मतलब जनता को मालूम है लेकिन कह नहीं सकती। धन्यवाद। ये हमारे साथ उदय शंकर जायसवाल, जिन्होंने मुख्तार अंसारी से गोली भी चलाई और मुख्तार अंसारी को सजा भी दिलाई। लेकिन इनका कहना है कि मौजूदा हालात में अगर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के बीच में कहा जाए तो मुख्तार अंसारी ज्यादा खतरनाक है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ संतोष कुमार, यूपी तक। मुख्तार अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुना दी है। फिर से आज हमारे साथ बात करने के लिए मुख्तार अंसारी से गोली चलाने वाले, मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही देने वाले और मुख्तार अंसारी को सजा दिलाने वाले रिटायर्ड पुलिस अधिकारी उदय शंकर जायसवाल हैं। उनसे जानेंगे कि कब हुई थी उनकी मुख्तार अंसारी से फायरिंग, क्रॉस फायरिंग में क्या हुआ था, क्या क्या बरामद हुआ। हमारे साथ उदय शंकर जी खुद ही हैं। सर, आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी। सर, सवाल कि कब की घटना है जब मुख्तार अंसारी ने आपके ऊपर ही गोली चला दी गाजीपुर में? ये 27/2/96 की घटना है, लगभग 12:30 बजे की घटना है। और उसके पहले जो है एक मैसेज फ्लैश हुआ था एसएसबी की तरफ से कि आज चेकिंग करना जरूरी है, इसलिए कि वहाँ पर डिग्री कॉलेज में इलेक्शन है और कुछ संदिग्ध गाड़ियाँ देखी गई हैं। और डीआई साहब का निर्देश था कि जो है कि यूपी 6189 गाड़ी जो है देखी गई है। जनवरी में मैसेज भी आया था, वो गाड़ी पकड़ी नहीं गई थी, तो उस गाड़ी के तलाश में हम लोग जो है लगे हुए थे। और चूंकि वहाँ पर जो बस स्टैंड है, लंका बस स्टैंड, वो सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, वहीं के उसी के बगल में जो जेल भी है और ये भी है, पुलिस चौकी भी है, काफ़ी भीड़ भाड़ तब वहाँ पे चेकिंग अच्छी तरह से हो जाती है। तो वहाँ पर हम लोग चेकिंग के लिए बैठे थे, हमारे इंस्पेक्टर रामनाथ सिंह थे और जो है चौकी इंचार्ज वगैरह सब थे वहाँ पर, हमारे साथ भी जो है गनर वगैरह थे सब। और चूंकि उस समय ये माफियागिरी चल रही थी तो AK-47 हम लोग को निर्देश था कि AK-47 लेकर हमेशा साथ रहें, तो हम भी अपना AK-47 लेकर के बैठे थे। तब तक जो कई 4-5 गाड़ियों का काफिला दिखाई दिया तो उसको रोका गया, जिस पर कि बसपा का झंडा लगा था और अध्यक्ष बसपा लिखा हुआ था। तो उसको रोका गया, तो रामनाथ सिंह ने रोका और लोगों ने रोका, तो जो है वो जो गाड़ी किस माई की लाल की हिम्मत है कि मेरी गाड़ी चेक कर सके। ये किसने कहा? ये मुख्तार अंसारी ने कहा। जिप्सी थी, जिप्सी में ड्राइवर चला रहा था और बाएं तरफ बैठे थे, तो गाली गलौज करते हुए गोली चलाते हुए भागा। तो रामनाथ सिंह वहां से हट गया और उन्होंने कहा कि साहब अब अलर्ट हो जाइए साहब, ये तो गोली चला रहा है और जो गाली गलौज कर रहा है, आप बच के रहिए। तो हम लोग फिर अलर्ट हो गए, पोजीशन ले लिया हम लोगों ने। तो फिर उधर से गोली चली, इधर से गोली चली,
तो उन दोनों गोली के क्रॉस फायर में जो है जो आदमी जिप्सी में बैठा था वो कूदा, बाएं तरफ कूदा, तो उसको जो है क्या कहते हैं क्रॉस फायरिंग में गोली पैर में लगी। संभवतः वो साहब सिंह यादव था, बाद में मालूम हुआ। और उसको जब हम लोग ये स्थिति हुई तो इसी के बीच में एक ट्रैक्टर आ गया, तो ट्रैक्टर जब आ गया तो जो है हम लोग मतलब सेफ हो गए, बच गए। और हमारी गाड़ी वहां पर मौजूद नहीं थी, हम लोग जमीन पर थे, तो फिर जो हमने गाड़ी बुलाया, फिर गाड़ी लेके पीछे भागे। तब गाड़ी में फायरिंग की तो पंचर हुई। गाड़ी में जब फायरिंग किया तो हमने जब इंस्पेक्टर ने कहा साहब कि अब जो है कि ये फायरिंग कर रहा, तो हमने कहा देखो तुम लोग गोली मत चलाना, कोई गोली नहीं चलाएगा, मैं चलाऊंगा, ताकि किसी भी व्यक्ति को, बस स्टैंड है, किसी को गोली पब्लिक को लग सकती है। तो हमने इनके टायर को एम करके गोली चलाई ताकि जो है टायर पंचर हो और इनको हम गिरफ्तार कर लें। तो खैर टायर पंचर हुआ और गाड़ी 3 पहिए पे लेकर के बस चलाते हुए भाग गए सब। हमारी गाड़ी होती तो उसी समय हम पकड़ लेते। ये मुख्तार अंसारी उसी पंचर गाड़ी से? हाँ, पंचर गाड़ी भागे। और पंचर गाड़ी छिपाया इन्होंने, और फिर बाद में क्या कहते हैं अपना राइफल वगैरह जो था वो छिपाया, और फिर सीधे खाली हाथ जो है डीएम साहब के बंगले पे पहुंच गए। डीएम गाजीपुर के बंगले पर पहुंच गया? गाजीपुर से आप लोगों के ऊपर गोली चलाने के बाद? हाँ जी हाँ। और उसके बाद जो है 1 घंटे बाद पहुंच गया वहां पर। तो वहां पे मतलब भाई बट नेचुरल है कि डीएम क्या कोई जाएगा तो उसको बताएंगे भाई ये फलाना आ गया, आप इसको देखिए, जो कार्रवाई करना करिए। तो कार्रवाई मिस्टर मामराज सिंह थे उस समय। अच्छा। जी। तो एक तरीके से आप लोगों ने उसको वो सरेंडर किया डीएम के पास? हाँ, तो गिरफ्तारी हुई, हम कहीं भी हो तो गिरफ्तारी हुई उसकी। तो इस तरह से फिर जब हम लोग गए अस्पताल, उस जो आदमी घायल था उसको अस्पताल लेके गए वहां पर, तो ये तब तक हम लोग नहीं मालूम था कि जेल का सिपाही है। तो हमारे गनर ने जब देखा कि साहब ये तो जेल का सिपाही है और ये जो उसी के साथ घूमता है, तो उसने कहा साहब आप चलिए यहाँ से, नहीं तो फिर गोली चल सकती है, क्योंकि ये जेल का सिपाही उसी का आदमी है। अभी जेल सिपाही आ जाए तो गोलीबारी होगी तो फिर जो है कैजुअलिटी इधर भी होगी उधर भी होगी। तो हम लोग फिर वहां से डॉक्टर सुपुर्द करके चले आए थे। अच्छा, ये क्या सिस्टम था मुख्तार अंसारी का कि जेल का सिपाही उसकी जीप में और फायरिंग कर रहा था? क्या सिस्टम बनाया था? तो बाद में हम लोगों ने रिसर्च किया, उस पर मालूम हुआ कि जेल के सिपाही जो उसके फेवर के हुआ करते थे, उनको भैंस दिला देता था, गाय दिला दिया, ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहेगी, फैमिली वाले चलते रहें। और उनको लाइसेंस दिला दिया, उसमें तूती बोलती थी, जिसको कहते राइफल मिल जाता है, बंदूक को लाइसेंस मिल गया, राइफल लाइसेंस मिल गया, तो वो इनके साथ आते, उनको पेशगी देता, पैसा भी देता रहा होगा, तभी चलते थे लोग। मतलब 8 घंटे की ड्यूटी जेल की, और जेल ड्यूटी के बाद मुख्तार की ड्यूटी? हाँ, जब लाइसेंस है आदमी कहीं भी भैया अपना राइफल लेके जा सकता है। कोई भी आदमी जिसके पास राइफल है वो अपनी राइफल गार्दी करने के लिए कहीं भी जा सकता है, लेकिन जेल के सिपाही को जाना नहीं चाहिए इस तरह से। उसमें किसी और की राइफल भी मिली थी, एक और बंदी? उसमें जो है बंदी रक्षक कोई था, उमाशंकर यादव का था, जो कि इन्हीं के गैंग के सदस्य के पास बना हुआ, नाम हमको याद नहीं है। तो वो सब चीजें ऑन राइटिंग है, लिखा हुआ सब चीजें। एक सवाल ये कि उस केस का क्या हुआ? आप लोग गवाही दिए, फिर उस केस में क्या हुआ? उस केस में तो पहली बार जब गवाही दिया, हम लोगों ने बयान दिया, सभी हमारे सिपाही भाई सब बयान दिए, उसके बाद उसकी फाइल ही पूरी गायब हो गई। कोर्ट से पूरी फाइल गायब हुई, तहलका मच गया। तो फिर हमको बुलाया गया दोबारा, तो जो मुल्जिम के वकील थे उनके पास जो कॉपी होती है, फोटो कॉपी होती, उसको हमको दिखाया गया कोर्ट में। तो मैं बयान देने गया तो जो मुख्तार अंसारी वहां सामने दिखाई दे गए, कह रहे भैया आप फिर आ गए। हमने कहा भाई हमको मजबूरी है, हमको तो बयान देना है। क्या मुख्तार अंसारी आपको कह रहा था कि गवाही मत दीजिए, धमका रहा था एक तरह? नहीं, वो कहता भैया देखो, डायरेक्ट तो नहीं कहता था, भैया देख लीजिए जो है हमारी जान को खतरा है, ये है वो है, और जो है आप जो सही हो वो इस तरह बोलिएगा, हमारी कोई गलती नहीं, हमने गोली नहीं चलाई थी, ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। वो एक तरह धमकी ही था, इतना कहना उसका धमकी था। तो हमने कहा कि भाई आप देखो, हम वही बात बोलेंगे जो हमारे साथ घटी है और उस चीज को बोलेंगे। वो केस छूट गया, क्या हुआ? तो वो केस जो है फिर बाद में मुझे पता चला कि क्योंकि हम लोग तो थे नहीं वहां, तो बाद में पता चला छूट गया। तो उसमें फिर शासकीय अधिवक्ता ने इसमें जो है लेटर बना करके डीएम को दिया कि इसको जो है क्या कहते हैं, इसकी अपील हाईकोर्ट में की जाए, और संभवतः वो अपील अभी भी हाईकोर्ट में पेंडिंग होगा। अभी भी आपका केस लंबित है हाईकोर्ट में। ये क्या ओरिजिनल केस, ये क्या सिस्टम है कि कृष्णानंद राय हत्याकांड छूट गया, नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड छूट गया, पुलिस पार्टी के ऊपर हमले का मूल जो केस था वो छूट गया, मतलब मुख्तार अंसारी जो मेन केसेस थे उसमें कैसे बरी हो रहा था? अब देखिए, ये तो उसका इतना डर भय था कि जो छोटे कर्मचारी थे और क्या कहते हैं गवाह थे, वो डर के मारे जाते नहीं थे। आपने कृष्णानंद राय के मामले देखा होगा कि उसके गवाहों को मार दिया। तो
इस तरह से वो धमका धमका करके मार मार करके जो लोगों को कर देता था, जिससे लोगों के अंदर डर और दहशत पैदा होता था, क्योंकि सुरक्षा इतनी मिलती नहीं थी और कहाँ कहाँ पुलिस सुरक्षा करेगी। तो ये परिस्थितियां थी जिसके कारण वो जो है कामयाब होता रहा है। एक सवाल कि आपके ऊपर जो हमला हुआ उसमें एक 70 नंबर की यानी प्रयागराज की भी एक जिप्सी भी थी उसके दस्तावेजों में, वो क्या कहानी है? किसकी जिप्सी थी, क्या नंबर था, वो कहां से आ गई आप उस समय पर फायरिंग में? हाँ, ये यूपी 70D 4525, ये इसमें जो नाम लिखा हुआ है, जो रिपोर्ट जाहिर किया गया, अतीक अहमद सनाफ फिरोज अहमद और 6 करबला GT रोड इलाहाबाद। ये संभवतः जो है अतीक का पता यही है। ये फिर जो है ये सेकंड ओनर इसके हुए 29/10/93 को ये गाड़ी बेच दी गई सुरेश चंद्र शुक्ला को, जो गल्ला मंडी तेलियरगंज इलाहाबाद के थे, और यही गाड़ी बरामद हुई। तो अतीक जी की गाड़ी, अब समझने की चीज है कि अतीक जी की गाड़ी किसी शुक्ला को बेची गई और मुख्तार अंसारी के पास है। इसका क्या अर्थ निकालेंगे आप? वही अतीक अहमद है प्रयागराज वाले माफिया? जी हाँ, जी हाँ, जो अब नहीं है। तो इस तरह से अब जैसे दूसरी गाड़ी थी जो 89 नंबर गाड़ी थी यूपी, इस गाड़ी से मुख्तार अंसारी खुद चल रहा था। हाँ, तो यूपी 61 89 थी। उस गाड़ी के लिए DIG साहब ने आदेश किया था कि चेकिंग की जाए, वो नहीं पकड़ी गई थी। 27 वो गाड़ी किसके नाम? वो JK इंडस्ट्रीज दिल्ली के नाम थी, JK इंडस्ट्रीज दिल्ली के नाम थी, जो सेल लेटर जो है साहबुद्दीन के नाम से बना, इसी गैंग का मेंबर है, जो इस समय पे इनामी भी। हाँ, संभवतः इनामी भी है। तो सेल लेटर बना, लेकिन आज तक उस गाड़ी का जो है सेल लेटर ही है, मतलब दाखिल खारिज नहीं हुआ, मतलब RC नहीं चढ़ा। तो आज भी जो है कंपनी के नाम ही है। तो ये परिस्थितियां थी। एक आखिरी सवाल है, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी, इन दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन है और किसका सिस्टम ज्यादा खतरनाक है व्यवस्था के लिए? देखिए, मेरा साबका दोनों से हुआ है और दोनों को हमने गिरफ्तार करके भेजा है। तो अतीक से ज्यादा खतरनाक जो है मुख्तार अंसारी है, क्योंकि इसके बाद का कोई भरोसा नहीं। जैसे अतीक से गैंग के मामले में वो सिंह थे, नाम देखिए भूल रहा मुझे, वो विश्वसनीय था। अतीक किसी से बात करे तो चलो कुछ विश्वास किया जा सकता, लेकिन इसका कभी विश्वास नहीं कर सकता। कब किधर पलटी मार जाए, किधर कर दे, उसका कोई ठिकाना नहीं है। और इससे बड़ा के पास अभी भी खतरनाक गैंग अभी भी काम कर रहा है इसका? बिल्कुल काम कर रहे हैं, बिल्कुल काम कर रहे हैं। ये भले जेल में रहे, लेकिन काम तो होता ही है। काम कहाँ रुकता है? अब बाप के नक्शे कदम बेटा चल रहा है, और इनके बड़े भाई जो MP साहब हैं, वो पूरा संरक्षण देते थे। पूरा संरक्षण तो उन्हीं का था। अब आज पहली बार जो सजा हुई 4 साल की, तो अब थोड़ा सा उस पर अंकुश लगेगा। आपने देखा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ उस समय जब MP थे, जो है आ रहे थे, वहाँ दंगा करा दिया, मऊ में दंगा करा दिया, जिसमें हमारे DIG वगैरह सस्पेंड हुए थे। तो ये बहुत ही शातिर, और आप समझिए कि इसकी पैठ मुस्लिम इलाके में ज़्यादा है। उनको पैसे दे करके, लालच दे करके गरीब आदमी को ले करके अपने साथ रखता है, ये सब काम करता है। यानी कि एक आखिरी सवाल कि मुख्तार अंसारी अभी भी खतरा है? बिल्कुल खतरा है।